दोस्तों हम आपको बता दें कि आप देख रहे हैं कक्षा 8 का विज्ञान जो है पहला पार्ट, दूसरा पार्ट आप लोग न देखे हों तो इस वीडियो में वह वीडियो का लिंक है ऊपर आई बटन के रूप में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, और इसके साथ साथ वीडियो के एंड में भी वीडियो लग जाएगी, उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा गया है कि विनिर्माण से आप क्या समझते हैं। विनिर्माण से आप क्या समझते हैं और इसको करना है सविस्तार समझाइए। ठीक है। यदि आप लोग नोट्स बना रहे हो ना तो जो हम एक्सप्लेन करेंगे इसका, ठीक है, और ऐसा नहीं कि आपको एक्सप्लेन करने मतलब हम दिखा के एक्सप्लेन करेंगे, आपके बुक में ही उत्तर आपको दिखाएंगे। ठीक है। तो आप अपने नोट्स में यानी फेयर कॉपी बना रहे हो तो उसमें आप लोग लिख सकते हो जो समझ में आए। पूरी की पूरी लाइन मत लिखिएगा, लेकिन जो जहाँ से आपको दिखाएंगे वहाँ से आप लोग लिख सकते हो। ठीक है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं विनिर्माण से आप क्या समझते हैं और इसका एक्सप्लेन करते हैं। और ये आपके बुक में जो उत्तर मिलेगा पेज नंबर 6 पर। ठीक है। हम आपको दिखा दे रहे हैं, पेज नंबर ये 6 पर दिया गया है। विनिर्माण से आप क्या समझते हैं। ठीक है। जो चित्र आपको दिख रहा है, फिगर दिख रहा है, ये किसका है? विनिर्माण। विनिर्माण का मतलब होता है कि आप जो भी निर्माण करते हो, आपके द्वारा जो भी निर्माण होता है उससे जो प्रॉफिट होता है वही निर्माण होता है, वही विनिर्माण। स्पष्ट इसमें लिखा गया है कि कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण करते हैं। बात समझिएगा फिर से। जैसे हमारे पास एक पेन है, अब जो पेन आपको दिख रहा है, अच्छा ये बताइए ये जो पेन दिख रहा है इसमें क्या क्या मटेरियल लगा है ये बताइए पहले। ये प्लास्टिक लगा हुआ है, तो प्लास्टिक भी इस आकार का पहले रहा नहीं होगा। ठीक है। बात समझिए, कच्चा माल का मतलब समझिए। प्लास्टिक इस आकार का रहा नहीं होगा, प्लास्टिक को पहले गलाया गया होगा, पिघलाया गया होगा और एक सांचे में ढाला गया होगा, इस आकार का बना गया होगा। बनाने के बाद इसका कैप बनाया गया होगा, इसका रिफिल बनाया होगा, इसमें इंक डाला गया होगा, तब जाकर के सारा चीज़ जो है एक सीक्वेंस में जो है क्रम वाइज जो है कर करके जो है क्या बना गया है, एक पेन बनाया गया है, तब लास्ट में बनता है। अर्थात जो भी प्रोडक्ट बनने के पहले जो भी मटेरियल लगते हैं वही समझिए कच्चा माल है। ठीक है। अब कच्चा माल आपको समझ में आ गया। कच्चा माल को मूल्यवान मतलब यही पेन समझ लीजिए। इसको बनाने के लिए उत्पादन परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को, यानी कि अगर ये बताइए जो पेन बना है, यानी कि ये जो आपको दिख रहा है पेन अधिक मात्रा में बनता है ना, ये बताइए। अगर अधिक मात्रा में ना बने, भाई कोई कच्चा मटेरियल से जो है अधिक मात्रा में वह उत्पाद जो है ना बने, तो क्या वो कंपनी चल पाएगी? उसमें वर्कर को जो है पैसा मिल पाएगा? उनका भरण पोषण हो पाएगा? नहीं ना। तो इसका तात्पर्य यह है कि जो भी मटेरियल बनते हैं वो काफ़ी संख्या में बनते हैं। ठीक है। विनिर्माण के अंतर्गत बात समझिएगा, विनिर्माण के अंतर्गत क्या क्या आता है। देखो, विनिर्माण के अंतर्गत जो है क्या क्या आता है? हस्तकला। हस्तकला का मतलब होता है जो हाथ से बनाया जाता है, अपने हाथों से जो बनाते हैं। हस्तकला से लेकर उच्च तकनीकी तक बहुत सी मानवीय गतिविधियां आ जाती हैं। कहने का मतलब जो है आज के समय में जो मोबाइल फ़ोन आप लोग देखते हो, कोई न कोई मशीन बनाती है। मशीन को भी कौन बनाता है? कोई मनुष्य बनाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो हाथ से बनाने से लेकर के मशीन बनाने तक मोबाइल फ़ोन कौन बनाता है? कोई युवक बनाता है, कोई इंजीनियर ही बनाता है ना, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं। तो उन सभी कंपनियां में कच्चा माल होता है। कच्चा माल को जो है एक सीक्वेंस में लगाते हैं। काफ़ी ये लंबी प्रक्रिया होती है और लास्ट में जो है बनकर तैयार हो जाता है। तो विनिर्माण से तात्पर्य ये है कि कच्चा माल जो पहले रहेगा, उस कच्चे माल को अच्छा उत्पाद, अच्छा यानी कि प्रोडक्ट बनाने में, बना करके मार्केट में लाने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? विनिर्माण कहते हैं। अगर अपने भाषा में लिखना चाहो तो अपने भाषा में लिख लो, यहाँ जो बुक में लिखी गई है इस तरीके से इसमें भी लिख सकते हो। अगर इतना लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अगर इससे ज़्यादा भी लिखना चाहो, विस्तार लिखना चाहो तो इससे आगे भी आप लोग लिख सकते हो। चलो हम आगे भी कुछ बता देते हैं। लिखा गया है किंतु इसका उपयोग प्रायः औद्योगिक उत्पादन के अर्थ में किया जाता है। औद्योगिक अर्थ उत्पादन का मतलब समझते हो ना? कोई भी चीज़ बनता है तो उसकी न कोई न कंपनी रहती, फैक्ट्री रहती है। मान लीजिए हम आपको, जैसे हम पेन का एग्जाम्पल दिए हैं, तो ये पेन जो है आप अपने घर में तो नहीं बना सकते हैं, है ना। इसका कोई न कोई उत्पादन केंद्र होगा। उत्पादन केंद्र से तात्पर्य जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ये मतलब काफ़ी संख्या में बनता होगा,
वहाँ पर उद्योग लगा होगा, मतलब बाकी सारे बहुत सारे जो है कर्मचारी लगे होंगे, ठीक है ना, कार्य करने के लिए। तो कहने का मतलब होता है वही फैक्ट्री कहलाता है, वही औद्योगिक उत्पादन केंद्र कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या है, विनिर्माण का ये फिगर है। हालांकि बहुत जो है लंबा हो जाएगा, इतना एक्सप्लेन जो है काफ़ी है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में ICT क्या भूमिका है। शिक्षा के क्षेत्र में ICT की क्या भूमिका है, ये बताना है आपको। चलिए इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे और ये आपको बता दें, ये पेज नंबर 2 पे मिलेगा आपको, ठीक है, ICT वाला, ठीक है। हम आपको दिखाते हैं, पेज नंबर 2 पे है ICT। देखो कहा जा रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है ना, शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए ICT योजना को शुरुआत किया गया है। ICT का फुल फॉर्म आपको हम बता दे रहे हैं, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है ये, इसका फुल फॉर्म बता दे रहे हैं। आई का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, एंड सी का मतलब होता है कम्युनिकेशन, और टी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। यानी ICT का मतलब होता है हिंदी में कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए जो चीज़ प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं ICT योजना शुरुआत की गई है। और इसके अंतर्गत बात समझिएगा, इसके अंतर्गत छात्रों को मुख्यतः अपनी ICT कौशल क्षमता बढ़ाने और कंप्यूटर सहायक शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से सीखने के अवसर प्राप्त हुए हैं, ठीक है। सही बात है ना। कहने का मतलब आपको इतना ना समझा दें कि शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए जो प्रक्रिया प्रयोग की जाती है, जो माध्यम का प्रयोग किया जाता है, जिसका सहारा लिया जाता है, उसको बोलते हैं ICT, ठीक है। और इसके अंतर्गत छात्रों को मुख्यतः ICT कौशल क्षमता बढ़ाने, ICT मतलब अपनी कौशल को क्षमता बढ़ाने के लिए, और कंप्यूटर सहायक सामग्री जो है के माध्यम से सीखने में आपको क्या मिलती है, मदद मिलती है, ठीक है, ओके। और आपको हम बता दें ICT से तात्पर्य यह है कि यह शिक्षा के क्षेत्र में सहायक सामग्री के रूप में एक नई क्रांति है, ठीक है ना। ICT का मतलब क्या होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में सहायक सामग्री के रूप में क्या है, एक नई क्रांति है। क्रांति का मतलब ICT योजना जब से लागू हुई है, यानी शिक्षा के क्षेत्र में क्या हुई है, एक नई क्रांति आई है। ये चीज़ें जो है सीखते हैं, जैसे कि आपके अभी जो है फ़ोन चला रहे हो, तो फ़ोन के माध्यम से हमारी वीडियो देख रहे हो, तो यह ICT के थ्रू हो पा रहा है, यानी कि ICT के माध्यम से ही हो पा रहा है, ठीक है। जो बच्चों को खुशनुमा वातावरण एवं मनोरंजक तरीके से शिक्षा प्राप्त करने एवं विषय के प्रति भय को दूर करने में सहायक सिद्ध हो रही है। कहने का मतलब ये है कि आज ICT के द्वारा जो है हम लोग कंप्यूटर सीख लेते हैं, और उसके माध्यम से हम लोग गेम देखते हैं, खेलते हैं, तो ये सब मनोरंजन के भी साधक बन गए हैं और पढ़ने लिखने के साधन भी बन गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुए हैं, किसके रूप में, ICT के माध्यम से, ठीक है। और शिक्षा के तरीके शिक्षा प्राप्त करने एवं विषय के प्रति भय को दूर करने में सहायक सिद्धि हो रही है, ठीक है ना। बात तो अच्छी है। और देखो जो हम आपको बता रहे हैं आपको वही लिखिएगा, ज़्यादा इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए फिर से इसमें कहा जा रहा है कि ICT के अंतर्गत, देखो बात समझो, ICT के अंतर्गत स्मार्ट स्कूलों का तात्पर्य है जिस स्कूल में जो है कंप्यूटर, स्मार्ट बोर्ड इत्यादि जो है लगे होते हैं, उसको स्मार्ट स्कूल बोलते हैं। ICT के अंतर्गत स्मार्ट स्कूलों किताबों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। किताब का मतलब होता है जैसे कि PDF फॉर्म में जो भी आपको मिलता है उसको किताब बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूरा हुआ लगभग, और आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, ठीक है। चलिए देखते हैं 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा गया है ई गवर्नेंस क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन है ई गवर्नेंस क्या है। तो ये हम आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर होगा पेज नंबर 8 मिलेगा आपको, ठीक है। तो ई गवर्नेंस आपको हम दिखाते रहे हैं, यहीं पर आपको साफ साफ लिखा गया है कि भारत में ई गवर्नेंस की भूमिका, ठीक है ना। इसी को आपको अच्छे समझना है, ई गवर्नेंस ना, ओके। चलिए इसको समझते हैं हम लोग। ई गवर्नेंस क्या तात्पर्य है। देखिए सरकार की आम नागरिकों के लिए, सरकार की आम नागरिक हम ही आप हैं, ठीक है। देश का वह व्यक्ति नागरिक कहलाता है, ठीक है। किसी भी देश में रहे, किसी भी देश में जो भी व्यक्ति रहते हैं उसको नागरिक कहते हैं। तो सरकार की आम नागरिक के लिए उपलब्ध सुविधा मतलब
जिस देश में आप रहते हो सरकार के द्वारा कोई ना कोई सुविधा दी जाती है, या आप टेक्नोलॉजी का आप लोग देखते हो कि ना, जैसे मोबाइल फ़ोन हुआ, इंटरनेट हुआ, ये सब चीज़ें क्या है हम लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है, मार्केट में आ रहा है, तो हम लोग को खरीद करके क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं उसका। ठीक है, तो सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ई गवर्नेंस या ई शासन कहलाता है। ई गवर्नेंस को ही क्या बोलते हैं, ई शासन कहलाते हैं। कहने का मतलब सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से, जैसे कि आप लोग कोई योजना निकलता है तो पहले कहाँ देखते हो, साइबर कैफे में जाते हो जहाँ पर इसका काम होता है, होगा फार्म ऑनलाइन होता है ना, तो ई वही चीज़ें होता है। ई गवर्नेंस से उसी को बोलते हैं ई गवर्नेंस या ई शासन। सरकार की आम नागरिकों के लिए जो भी योजना निकलता है वो सरकार की आम नागरिकों के लिए ही निकलता है ना, आम नागरिकों के लिए योजना होती है। कहने का मतलब है कि सरकार ने जो भी योजना लागू किया उस योजना को आप तक पहुंचाना, ठीक है, आप तक उपलब्ध कराना ही ई गवर्नेंस या ई शासन कहलाता है। ठीक है ना। अब कहा जा रहा है इसके अंतर्गत जो है, इसके अंतर्गत शासकीय सेवाएं और सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध होती हैं। कहने का मतलब इसके अंतर्गत शासकीय, भाई कोई शासन में आदेश देना होगा तो मान लीजिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोल दिया कि यहाँ पर कर्फ्यू लग जाएगा, इस राज्य में जो है सारी सेवाएं जो है एक दिन के लिए बंद रहेगी, तो वो ऑनलाइन ही बोलेंगे, किसी को मुख से आकर बोलेंगे नहीं या फ़ोन करके बताएंगे। तो यही जो है इसके अंतर्गत शासकीय सेवाएं और सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध होती हैं। ठीक है, ये सब क्या होती हैं, ऑनलाइन उपलब्ध होती हैं। ओके, तो हमें लगता है आप लोग सीख गए होंगे ई गवर्नेंस के बारे में। और हम आपको बता दें, यह अच्छे शासन का पर्याय बनता जा रहा है। सही बात है ना, कि कोई भी जानकारी या कोई भी जो है योजना निकलती है तो सब वो ऑनलाइन के माध्यम से निकलती है। ठीक है ना, वह क्या बनता जा रहा है, अच्छे शासन का पर्याय बनता जा रहा है। इस शासन के उपयोग से शासन प्रणाली अधिक पारदर्शी, कुशल तथा जवाबदेही बनाई जा रही है। कहने का मतलब ये हुआ कि इस शासन के उपयोग से शासन की प्रणाली अधिक पारदर्शी होती जा रही है। कहने का मतलब जैसे कि पीएम ने जो है पीएम किसान निधि में जो है 2000 भेजना है खाते में, तो डायरेक्ट किसान के मतलब अकाउंट में भेजते हैं ना। इसका मतलब ये होगा, ये पारदर्शी होती जा रही है। ठीक है ना, कुशल तथा जवाबदेही बनती जा रही है। तो हमें लगता है कि ये चीज़ें आप लोग समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग लिखना चाहो इसको लिख सकते हो और अच्छे से एक्सप्लेन करके, और हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में कि ई गवर्नेंस का आम नागरिक, देखो ई गवर्नेंस का आम जीवन में क्या उपलब्धियां हैं। अब इसमें देखिए बात समझिएगा, ई गवर्नेंस का आम जीवन में, आम जीवन मतलब दिनचर्या, डेली की दिनचर्या में क्या उपलब्धियां हैं, उसका सरकार जो भी गाइडलाइन जारी करती है, दिशा निर्देश देती है, हम लोग को उसको पालन करना होता है। ठीक है, तो हम आपको दिखा दे रहे हैं ई गवर्नेंस का आम जीवन में क्या उपलब्धियां हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। फिलहाल देखो, सरकार और राज्य सरकार, देखो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न नागरिकों, व्यापारियों और सरकारी संगठनों को ही नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग को यह सूचना और प्रौद्योगिकी सहायता से विभिन्न सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। यानी कि ई गवर्नेंस के अंतर्गत ही जो है केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, आम नागरिकों को मतलब चाहे व्यापारी हो चाहे सरकारी कर्मचारी हो, सबको जो है समाज के हर वर्ग को जो है सूचना और प्रौद्योगिकी की सहायता से सेवाएं प्रदान हो रहा है। कैसे, जैसे कि मान लीजिए कि आपके गांव में अगर आप देखे होंगे तो जो सरकारी दुकान होगा, अर्थात सरकारी गल्ले की दुकान होगा, जिसको बोलते हैं हम लोग कोटा, वहाँ पर जो है राशन में आता है ना, वो सरकार की तरफ से आता है। ठीक है, वो सब चीज़ें, वो सब कहाँ से आता है, सरकार की तरफ से आता है। ठीक है, या सरकार की तरफ से कोई भी सहायता मिलता है आपको, कोई भी राशि मिलती है या स्कॉलरशिप हुआ आपको, तो वो सरकार के द्वारा ही मिलती है ना। तो ये क्या है, ये उपयोगी है, मतलब क्या कर रहा है, हम लोग उपयोग कर रहे हैं ना, आम नागरिक क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। आप लोग समझ गए होंगे मुख्यतः। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ई गवर्नेंस का आम जीवन में उपलब्धि का मतलब ये हुआ कि ई गवर्नेंस के अंतर्गत ही जो है आम नागरिक सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं होती हैं वो जो है प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा गया है कि व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में, ठीक है, ई कॉमर्स की क्या भूमिका है व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में।
तो ये पेज नंबर 8 में मिलेगा आपको, व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में। आइए दिखाते हैं आपको इसका व्यापार एवं वाणिज्य का हेडिंग डाल लीजिएगा। पहले लिखिएगा कि व्यापार का अर्थ क्या है। व्यापार का अर्थ क्या है? क्रय और विक्रय है। एवं वाणिज्य का अर्थ है धन प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय। वाणिज्य, देखो व्यापार का अर्थ होता है क्रय विक्रय यानी खरीदना और बेचना, लेकिन देखो व्यापार का अर्थ है क्रय विक्रय, लेकिन वाणिज्य का अर्थ क्या होता है? वाणिज्य मतलब होता है धन प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय। वाणिज्य मतलब जो व्यापारी होते हैं, ठीक है, व्यापारी ज़्यादातर करते हैं, धन प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं, खरीदते हैं। आप लोग देखे हो ना, कुछ लोग जो है फल फ्रूट खरीद लेते हैं, उसके बाद भाई अगर फल फ्रूट से यानी फ्रूट्स ले लिए हैं तो अपने दुकान लगाते हैं, दुकान लगाने के बाद जो है आपको तक पहुंचाते हैं। तो इसका मतलब जो दुकानदार होता है वो कहीं ना कहीं से वो खरीदा रहता है, ठीक है। तो वही उसी का मतलब होता है वाणिज्य। वाणिज्य का मतलब होता है धन प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय करना, पहले खरीदना, फिर खरीद करके क्या करना? बेचना, ठीक है। अब देखिए आगे लिखा गया है कि आरंभ में यानी कि शुरुआत में व्यापार एक सामान के बदले दूसरा सामान लेकर किया जाता था। कहने मतलब बहुत पहले, ठीक है, हमारे पास क्या है? दाल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हमारे पास दाल है, दाल से तो हम लोग दाल के लिए तो खा नहीं सकते हैं। यदि आपके पास चावल है तो हमने क्या कर दिया? दाल हम जो है आपको दे दिए, ठीक है, आपको दे दिए। आपके पास क्या है? चावल है, ठीक, बात समझिएगा। आपके पास क्या है? चावल है। तो हमने क्या करी? दाल अपनी जो है आपको दिए और आपने क्या किया? थोड़ा सा जो है हमको चावल दे दिए। इसका मतलब दोनों लोगों का काम जो है हो गया। तो अदला बदला होता था, यानी कि अपना जो वस्तु उनको देंगे, यानी कि अपनी जो वस्तु होगी हम दूसरे को देंगे, वो जो है दूसरा व्यक्ति होगा हमें देगा। जिस तरीके से काम चलता था पहले, ठीक है। आरंभ में व्यापार एक सामान के बदले दूसरा सामान लेकर किया जाता था, ठीक है ना। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में समझिएगा कि बाद में वस्तुओं के बदले धातु, देखिए बाद में वस्तु जैसे उसका कोई मूल्य होता था, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने आपको गेहूँ दिया, आपने गेहूं के बदले में जो है क्या कर दिया? आपने कोई बहुमूल्य वस्तु दे दिए। तो बाद में वस्तुओं के बदले धातु चलने लगा। धातु में जैसे सिक्का हुआ, हंडी हुआ, हंडी आप लोग देखे होंगे ना, बिल अथवा पत्र मुद्रा से हुई थी, ठीक है। अब मुद्रा के आविष्कार से, बात समझिएगा, मुद्रा के आविष्कार के बाद व्यापार में बहुत सरलता और सुविधा आ गई। सही बात है ना। कहने का मतलब ऐसे बहुत सारे लोग जो है करते क्या थे कि इसमें भी मतलब धोखाधड़ी करते थे ना। हमारी कोई छोटी वस्तु है तो बड़ी वस्तु, जैसे हमारे पास बड़ी वस्तु है कोई तो छोटी चीज़ दे देते थे तो घाटा लग जाता था ना। या आपको ज़्यादा गेहूं दे दिया, आपने उसके बदले जो है कोई धातु दिया तो बहुत कम दे दिए, तो उसमें धोखाधड़ी होता था, कम ज़्यादा होता था। तो इसीलिए क्या हुआ? मुद्रा के आविष्कार के बाद, मुद्रा मतलब रुपया पैसा, आविष्कार के बाद व्यापार में बहुत सरलता हुई ही और सुविधा भी हो गई है। आधुनिक युग में मुद्रा के स्थान पर क्रेडिट कार्ड, देखो बात समझो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इत्यादि प्राप्त होने लगे हैं, ठीक है ना। इस समय तो आप लोग जानते हो कि जितनी भी खरीदारी कर लो, कितनी भी बड़ी खरीदारी कर लो, आपके पास डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है ना, तो उसी से आप लोग पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा लिख करके कि फ्लिपकार्ट, देखो बात समझो, यहाँ पर लिखा गया है फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन आदि क्या है? ई कॉमर्स कंपनियाँ हैं, ठीक है ना। ये भी क्या करती हैं? पहले फ्लिपकार्ट आप लोग जानते हो फ्लिपकार्ट के बारे में ना। फ्लिपकार्ट से मतलब कि आप लोग कोई भी ऑर्डर करते हो, आपके घर तक आ जाता है वह सामान। फिर वह जो सामान लेके आता है, अगर जो है आप कैश ऑन डिलीवरी क्लिक किए हो तो जब आपको कोई प्रोडक्ट वह देगा, उसके बदले में जितना पैसा होगा वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। वैसे स्नैपडील भी हुआ है, वैसे जो है अमेजन भी हुआ है। अमेजन भी जो है यही कार्य करता है, स्नैपडील भी वही काम करता है, यानी कि जो भी प्रोडक्ट आप मंगाते हो उसके बदले क्या करता है? वो आपसे पैसा लेता है, ठीक है ना, आपको घर तक लेके। भाई इसके लिए आपको चार्ज भी देना पड़ता है कभी कभी, ठीक है। चार्ज मतलब समझते हो, आपके घर पर कोई सामान लेके आ रहा है ना, तो उसकी जो है पेट्रोल भी लगा के आ रहा है, अपना सारा खर्च करके आ रहा है ना, तो आपसे ही लेगा, ठीक है। तो आप लोग इसके बारे में समझ गए होंगे। दोस्तों यह क्वेश्चन पूरा हो गया और यह चैप्टर भी पूरा हो गया है, ठीक है।
तो नेक्स्ट चैप्टर में आपको हम बताने से पहले हम आपको एक चीज़ बता दें कि जो लोग लाइक और शेयर करते होंगे उन्हीं के पास ही वीडियो हमारी जाती है और दूसरे के पास नहीं जाएगी, और दूसरे लोग खोजते रह जाएंगे, ढूंढते रह जाएंगे, उनको नहीं प्राप्त होगी। जो लोग लाइक और शेयर करेंगे उन्हीं के पास हमारी वीडियो जाती है। चलिए हम आपको बता दें, यदि मानव निर्मित वस्तुएं का यह चैप्टर इकाई 2 वाला आपको जस्ट देखना, तुरंत देखना है, तो वीडियो के एंड में जो वीडियो अभी जस्ट दिख रही है आपके एंड में स्क्रीन पे, इस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हो। धन्यवाद।